हाँ दोस्तों, क्या हाल आप लोग के। आज आपके साथ एक नई गाड़ी के साथ नई वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। और आज हमारे साथ टाटा की टियागो। और टियागो जो है अलग अलग में आती है, ईवी में आती है, पेट्रोल में आती है, डीजल में आती है, सीएनजी में आती है। तो आज हम पेट्रोल टाटा टियागो की बात करते हैं विथ ऑनर के साथ में कि उनको कैसी लगी, क्योंकि 2019 मॉडल है ये। और इस पर बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। एंड इस पर क्या दिक्कत लगी, कैसी लगी विद ऑनर को, उनके साथ हम बात करते हैं और उन्हीं से जानेंगे हम बाकी की इसकी चीज़ें। हम उनसे सवाल करेंगे और वो हमारे जवाब देंगे। ये है टाटा टियागो। टाटा टियागो में जो है 9 वेरिएंट आते हैं। टियागो ईवी, टियागो एक्सएम, टियागो एक्सटी और एक्सजेड प्लस ऑप्शनल, एएमटी। चलो करते हैं इसकी शुरुआत। ये है टाटा टियागो और इसी में जैसे मैंने बताया था 4 वेरिएंट आते हैं, डीजल, पेट्रोल, ईवी एंड सीएनजी। और ये 2019 मॉडल है। इसमें फ्लिप की आती है, बट इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई है कि रिमोट वाली। एंड सबसे पहले इसमें हम बाकी चीज़ें बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इंजन भी आते हैं। ये है पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर जो 85 bhp की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। एंड इसी में एक डीजल भी आती है। डीजल में पावर देती है आपको 70 bhp की पावर देती है और 140 Nm का टॉर्क देती है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि पेट्रोल और डीजल में इतना अंतर क्यों है। पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जिसको थोड़ी बहुत ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी होगी, जो थोड़ा नॉलेज रखते होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा इस बारे में कि पेट्रोल इंजन पावर के लिए ज़्यादा यूज होता है और डीजल इंजन टॉर्क के लिए ज़्यादा यूज होता है। तभी तो बड़े बड़े ट्रकों में, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक होते हैं, उनमें डीजल इंजन ही यूज होता है। तो अभी वैसे बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी थी, इसलिए बोनेट खोला मैंने, इसलिए वहीं से स्टार्ट किया। अभी करते हैं इसको स्टार्ट एंड देखते हैं पहले सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं होती है। इग्निशन ऑन। ओ भाई, पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। तो बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी थी तो ऐसा लगा नहीं था कि पहाड़ों का एक तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो लगा नहीं था कि एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। बट अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एक ही स्टार्ट में। ये रहा इसका इंजन नॉइस। पेट्रोल इंजन आवाज़ कम देता है, बहुत साइलेंट इंजन है। एंड केबिन तक आवाज़ आती है, हल्की फुल्की आती है। ये देखो हल्की फुल्की इंजन तक आवाज़ आती है इसमें भी। चलो करते हैं स्टार्ट हम अब। इसमें मुझे एक दिक्कत सबसे बड़ी लगती है, ऑनर अभी आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें मुझे एक बड़ी दिक्कत लगती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस की। देखो अभी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है इसमें, तो ऑल्टो से ज़्यादा है। ऑल्टो में 160 mm का मिलता है, इसमें 170 mm का मिलता है, 10 mm ज़्यादा। बट 10 mm देख रहे हो घास कहाँ तक आ चुकी है। सिर्फ इतना सा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm। फिर भी मेरे को बहुत कम लगता है इन गाड़ियों पे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा कंट्रोल होती हैं, हाई स्पीड के लिए ज़्यादा होती हैं। हाई स्पीड क्योंकि पूरी एरोडायनेमिक होती हैं, तो उस वजह से इनमें हाई स्पीड में जाने पे, वैसे हाई स्पीड में जाना चाहिए, बट जाने पे तो दिक्कत नहीं आती इन गाड़ियों में, एकदम स्टेबल होके चलती हैं ये गाड़ियाँ। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में मोटा मोटी बताता हूँ, फिर ऑनर से बात करते हैं। ये देखो इसमें ORVM मिलते हैं विथ डोर हैंडल कलर, डोर एंड ORVM के कलर सेम मिलते हैं। और स्टील व्हील रिम के साथ में इसमें, स्टील रिम के साथ में इसमें टायर मिलते हैं आपको। और टायर सेक्शन की बात करूँ तो 155, 80, 13 इंच के टायर मिलते हैं इसमें आपको। ऑल्टो में 12 इंच के मिलते हैं, अगर कंपेयर करना चाहोगे तो। वैसे कंपेरिजन है नहीं, क्योंकि वो 800 सीसी है, ये 1.2 लीटर 1200 सीसी का इंजन है इसमें। आओ अब चलते हैं अंदर। एंड इसमें एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है इसमें आपको, एंड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। कोई माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है इसमें आपको, सिंपल सा सादा से मिलता है। एंड AC का फ्लो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, जितना मैंने इसको देखा है। और ये मिल जाता है इसमें आपको इंडिकेटर के लिए, और ये वाइपर के लिए, इस साइड में मिल जाता है वाइपर के लिए। एंड ये मिलती है 7 इंच की टच स्क्रीन, और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये मिल जाता है इसमें आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, जो ठीक ठाक परफॉर्म करता है पीछे रियर में देखने के लिए। और उसके साथ में 5 सीटर ये गाड़ी है, जैसे आपको पता ही है। एंड इसका कंफर्ट ठीक ठाक है, मतलब इतना हाई लेवल का भी नहीं है, तो ठीक ठाक है वैसे एक नॉर्मल देखा जाए तो।
ये रहा इसका गियर बॉक्स, मैनुअल गियर बॉक्स ऑटोमेटिक। इसमें टॉप वेरिएंट में ही आता है, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे वाले वेरिएंट में नहीं आता है। इसमें मिल जाता है, इसमें आपको एसी के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, जो भी वो भी मैनुअल में ही मिलते हैं इसमें आपको। एंड यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इसमें कोई टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। और ये हैंड ब्रेक मिल जाता है इसमें आपको, मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे 2 कप होल्डर के लिए जगह है। एंड उसके साथ ही बैक पे भी एक बोतल वगैरह अच्छे से आ जाती है विथ ग्रिप के साथ में। यहाँ पे ग्रिप भी दी हुई है, ग्रिप के साथ में अच्छे से आ जाते हैं। और उसी के साथ में इसमें एक सबसे बड़ी मिसिंग लगती है, बट 2019 मॉडल है लेकिन कंपनी को देना चाहिए था थोड़ा सा। इसमें सारे मैनुअली मिलते हैं। इसमें आपको चारों के चारों डोर में ये देखो यहाँ से मैनुअली मिलते हैं इसमें आपको, यही पुराने तरीके वाला ऐसा करके। एंड जबकि कुछ तो देते, चाहे ऑटो फीचर में नहीं देते लेकिन मैनुअल में देते, तब भी देते। एनीवे, ये रहे हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर मयंक गहतोड़ी जी। तो इन्हीं से जानते हैं हम इसके बारे में कि वही नॉर्मल से क्वेश्चन जो हर रोज़ एक गाड़ी ऑनर, कोई भी ऑनर, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर इससे बड़ी गाड़ी SUV, MPV, ये सब गाड़ियाँ जो ऑन करते हैं उनको जो डेली में उनको दिक्कत आती है, वही सब हम जानते हैं विद ऑनर से। तो सबसे पहले तो सभी को हेलो, और भाई को यार सपोर्ट करो, बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है भाई। तो चलो पहले शुरू करते हैं, गाड़ी के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे पर्सनली मेरा जो रिव्यू है, मैंने गाड़ी मतलब हर जगह टेस्ट करी हुई है। कच्ची रोडों में ऑफ रोडिंग बहुत करी है मैंने इससे, और रात में भी ड्राइव करी है, बारिश में भी, और दिन में तो खैर चलते ही हैं। तो बहुत लंबे रन भी मैंने इससे करे हुए हैं। वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की, और हैंडलिंग अच्छी है सबसे मेन तो। और पूछो आप क्या पूछना चाहते हो, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करूंगा। तो चलो सबसे पहले इनसे जानते हैं कि हम, क्योंकि ये गाड़ी अधिकतर पहाड़ों में ही चलती है, उत्तराखंड में ज़्यादातर रोड है, रोड ना के बराबर ही हैं, तो फिर यही अपने गांव घरों वाली रोड है जिनमें आधे से ज़्यादा रोड, जितनी भी रोड होती है उससे ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं उसमें। तो इन्होंने हर जगह टेस्ट की हुई है, 2019 से चला रहे हैं, अभी तक 6 साल हो जाते हैं इनको चलाते, तो इनको हर एक चीज़ के बारे में पता है, और खुद ही ड्राइव करते हैं, तो उससे और ज़्यादा पता रहता है इनको। ये गाड़ी आपको कैसी लगी कि कस्टमर को ये लेनी चाहिए अब आपके हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे कुछ फीचर मिसिंग होंगे, अब बहुत सारे फीचर्स में आगे होंगे, तो अब लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आपके हिसाब से? तो बजट के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट गाड़ी है, और परफॉर्मेंस तो कमाल की है। इस बजट में तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो मॉडल आ रहे हैं उनमें तो बहुत सारे फीचर अब अपडेट होके आ रहे हैं। ये पुराना मॉडल है तो थोड़ा सा इसमें चीज़ें पहले के हिसाब से हैं, बट ओवरऑल जब हम देखते हैं गाड़ी, क्योंकि हमें फीचर से उतना कोई मतलब नहीं रहता, गाड़ी की परफॉर्मेंस से मतलब रहता है। जब हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तब उसकी परफॉर्मेंस हमें पता लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है, गाड़ी ले लेनी चाहिए, और मेरी खुद की फेवरेट है। मैं अभी तक सेल नहीं करी, वरना मैं गाड़ी चेंज कर देता अभी तक, पर मुझे बहुत पसंद है। अब जो है, अभी इसके अंदर की बातें बाद में करते हैं, उससे पहले बाहर की बातें कर लेते हैं इनसे। अब ये बताइए आप, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा रहा? सबसे मेन बात, क्योंकि अधिकतर 12 इंच के टायर, 13 इंच के टायर आते हैं इसमें, तो उसकी अपेक्षा गड्ढे वड्ढे में, क्योंकि लोग 19 इंच के टायर लगा के भी चलते हैं, तो उनको उतना मज़ा नहीं आता, या उतना ऑफ रोडिंग वो जा नहीं पाते हैं, वो खाली शौक के लिए लगाते हैं। तो इसमें 13 इंच के टायर आते हैं, उसके बाद भी ये पहाड़ों के इन गड्ढों वड्ढों में कैसा परफॉर्म करती है, ऑफ रोडिंग पे, ऑन रोड पे, या फिर हाईवे पे? देखो मेरे हिसाब से तो ऑफ रोडिंग काफ़ी बेहतर है। कंपनी वैसे जो टायर आपको लगा के देती है वो सारे टेस्ट करके ही देती है, उसमें हम अलग से मार्केट से अपनी मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, बट मुझे तो वो वर्थ लगता नहीं है। मैंने तो कुछ इसमें ऐसा करा नहीं। कंपनी से जो टायर आए हुए हैं उसकी वजह से मतलब मेरे को गड्ढे वड्ढों में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, कभी मेरी गाड़ी नीचे टच नहीं हुई। अच्छा, तो अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जानते हैं इनसे, उसके बाद बात करते हैं हेडलाइट पे, क्योंकि हेडलाइट इसमें हेलोजन हेडलाइट में आती है, हेलोजन बल्ब के साथ में आती है। तो इनका परफॉर्म कैसा रहा इनको नाइट पे? क्योंकि हाईवे में तो फिर भी लाइट का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाता है हेलोजन के साथ में, LED फिर भी दिखती है, तो क्योंकि हाईवे वगैरह में वैसे ही प्रॉपर बहुत ज़्यादा लाइटें रहती हैं, तो वहाँ इतना पता नहीं चल पाता है। लेकिन ऑफ रोडिंग पे या पहाड़ों पे, वहाँ पे ज़्यादा, रात में, बारिश में, तो वहाँ पे ज़्यादा पता चल पाता है। तो इसकी लाइटिंग का थ्रो आपको कैसा लगा? क्या लोगों को इसको चेंज करके LED लगानी चाहिए, या
फिर ये हैलोजन बेस्ट है? नहीं, मैं फिर से आपको वही बात बोलूँगा कि जो चीज़ कंपनी से फिटेड है, कंपनी ने टेस्ट करके आपको दे रखी है, तो आप वही यूज़ करो। मुझे पर्सनली कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई कि रात के टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो गाड़ी चलाने में। मेरे हिसाब से हैलोजन बेस्ट है। वो हम हैलोजन निकाल के लोग करवा लेते हैं, LED लगवा लेते हैं, बट मुझे समझ नहीं आती चीज़ें। मेरे को तो जो चीज़ ओरिजिनल है वो बेस्ट है। तो जैसे हम पहाड़ों पे तो मोड़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन थोड़ा सा जहाँ प्लेन्स वाले एरिया रहती है या थोड़ा सा हाईवे में चले, वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो लाइट पड़ती है सामने आंखों में, बट कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि हाँ लाइटिंग कम है। बट हाईवे पे वैसे ही इतनी सारी लाइट रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा लाइट की हमें कोई ऐसी नीड है। आप सभी लोग जानते हो गाड़ी टाटा की है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये गाड़ी आती है। यही नहीं, टाटा की कोई भी गाड़ी ले लो, वो पूरा अपना प्रॉपर लोहा जो टाटा का लोहा है उसके साथ में रहती है अच्छे से, जिससे कि कोई भी पैसेंजर हो, कोई भी ऑनर हो, उनको कोई भी इंसान अंदर बैठा हो तो उनको दिक्कत ना आए करके, चाहे बाहर से गाड़ी में डैमेज हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो अगर मैं सेफ्टी के बारे में बोलना चाहूँ तो देखो, टाटा का तो वैसे ही नाम है, उसकी बॉडी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग देखो आवाज़ सुन सकते हो बोनेट की, और बम्पर वगैरह भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे मेरे पास इससे पहले मारुति की गाड़ी भी थी, तो उसमें क्या था, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने में बम्पर उसका गिरता था नीचे रोड पे। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है बिल्ड क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके जा सकते हो टाटा में। तो इनके साथ में एक बार कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वो आप शेयर करना चाहोगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में? देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी, अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक स्कूटी सामने से आके लगी थी और बिल्कुल अपोजिट साइड में आके लगी थी, और सामने का शीशा टूट गया था। और गाड़ी में यहाँ डेंट थे, बम्पर में डेंट था, बोनेट में डेंट था, बट हम लोग अंदर थे, तो मम्मी थी साथ में, मेरी पूरी फैमिली थी, हम लोग सभी सेफ थे, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट थोड़ा सा डैमेज हुआ था क्योंकि स्कूटी बहुत ज़बरदस्त आके लगी थी सामने से। तो बिल्ड क्वालिटी में मेरे को अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और वो भी जो डेंट वगैरह थे वो इजीली रिमूव हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस पर टाटा आपने ये जेन्युइन एसेसरी से कराया, टाटा की शोरूम से ही कराया सही, या आफ्टर मार्केट कराया था? वैसे पहले मैं गया तो टाटा के वालों के पास ही था, बट टाटा से हमें हमेशा सर्विस में असंतुष्टि मिली है। सारे काम हमने मतलब आफ्टर मार्केट ही कराए। वैसे मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, भाई तुम्हारी गाड़ी को अगर 4-5 साल हो जाते हैं ना, तो टाटा की तरफ मत जाओ भाई, बाहर ही करा लो, वो बेहतर है, वरना अंदर जाओगे तो आपको लूट लेंगे। तो ऐसा क्यों? वहाँ और आफ्टर मार्केट में कितना अंतर लगा जो भी डेंट आया था आपके उसमें? आपको मैं एक लमसम कॉस्ट दे देता हूँ, आप उससे आइडिया लगा लेना। मेरे को कंपनी ने जो एस्टीमेट दिया था वो 1-1.25 लाख के आसपास का था, और बाहर मेरा वो 30-35 हज़ार रुपये में हो गया। भाई देख सकते हो, आप लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलो अब चलते हैं इसके इंटीरियर पे, वहाँ पे बात करते हैं इनसे, एंड इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2019 मॉडल है, तो उसके हिसाब से और आज की गाड़ी के हिसाब से इनको कोई ऐसा लगा कि यार कुछ फीचर उस टाइम पे भी होने चाहिए थे, कंपनी को देने चाहिए थे, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे उस टाइम पे कंपनी ने बहुत सारे फीचर जो है वो नहीं दिए हैं, पर अब जो गाड़ियां आ रही हैं, जो मॉडल आ रहे हैं, उसमें क्या, जैसे अगर हम लोग बेस वेरिएंट भी लेते हैं, तो सबसे मेन मेरे को कभी कभी बहुत चुभती है जो चीज़ें, वो है पावर विंडो। कई बार होता है ना, मेरे को बड़ा फील होता है कि यार पावर विंडो होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अब मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी वो मैं आफ्टर मार्केट करवा लूँगा। और अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें तो बेस मॉडल में भी पावर विंडो का ऑप्शन है, और सेंटर लॉकिंग, हमारी सेंटर लॉकिंग नहीं थी इसमें, तो वो भी मैंने आफ्टर मार्केट इसमें लगवा रखी है। और अब की जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें सेंटर लॉकिंग बेस मॉडल में नहीं है, बाकी सेकंड टॉप और उससे ऊपर के जितने मॉडल हैं उनमें सब में आ रही है। बट मैंने कुछ जगह देखा हुआ था, कुछ वीडियोज वगैरह में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रखी थी वो, कि पावर विंडो आफ्टर मार्केट ना लगाएं तो बेहतर है करके। बट इसका जवाब आप ही लोग बताओगे कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए करके, क्योंकि उस पर ना जब ग्लास ऊपर नीचे चढ़ता है तो वो मैकेनिज्म अच्छे से वो फिक्स नहीं कर पाते करके। हाँ, कुछ टाइम के लिए होता है, 6 महीने 7 महीने अच्छे से, साल भर अच्छे से चलता है, फिर उसके बाद उसमें ना बहुत एक भयंकर की आवाज़ आने लगती है उसकी मोटर से। अब मोटर पे दिक्कत है या फिर अच्छे से फिक्स नहीं कर पाते वो, ये इतना पता नहीं है मुझे। ये कुछ बातें थी जो मैंने वीडियोज वगैरह में देखी थी, एंड बहुत सारी रील वायरल हो रखी थी, तो मैं वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। स्पेस के मामले में ये गाड़ी कैसी है, क्योंकि
कोई भी ट्रिप पे जाता है या कहीं पे भी, क्योंकि गाड़ी जाते हैं तो कहीं भी कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हैं हम या कुछ भी इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत स्पेस की आती है। हम 5 लोग हो जाते हैं, फिर 5 लोगों के पास 5-6 बैग भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेस के मामले में कैसी है एंड लोगों को क्या आप ही को दिक्कत आ रही है या बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है, वो तो बाकी लोग कमेंट में बताएंगे। एंड आप ये बताइए कि इस पे स्पेस के मामले में कैसी है। देखो, स्पेस के मामले में अगर बात करें तो मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं विद फैमिली भी ट्रैवल करता हूँ, अकेला भी ट्रैवल करता हूँ, और कई बारी मैं दोस्तों के साथ हम लोग घूमने भी जाते हैं। कैंपिंग वगैरह भी हम लोगों ने करी है, तो हम लोग अपना लगभग सारा सामान लेके ही चलते हैं, तो हमें तो स्पेस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवन हम लोग मतलब कई कई लोकेशंस ऐसी थी जहाँ हम लोग कैंपिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग वहाँ पे गाड़ी में ही सोए हैं, तो हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 लोग इसमें आराम से गाड़ी में सो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पेस अच्छा है, बट अभी जो नए वेरिएंट आ रखे हैं, मेरी सिस्टर के पास है टाटा टियागो 2023 मॉडल है, और सॉरी 24 मॉडल है, और फुली ऑटोमेटिक है। उसमें थोड़ा सा स्पेस हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें कंपनी ने फीचर अपने पूरी लोडेड गाड़ी है वो, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस कम लगता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस तो अच्छा है। और स्पेस की प्रॉब्लम वैसे भी उन गाड़ियों में रहती है जिनमें सीएनजी किट फिट आती है, तो सीएनजी वाली जो गाड़ियां हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। वैसे डीजल पेट्रोल में आप कोई सी भी कार ले लो, मुझे तो कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेस से रिलेटेड। बाकी जो लोग भी टाटा टियागो ओन करते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में बताना भाई, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद क्या पता, पर मुझे तो ठीक ही लगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने 3 लोग ने गाड़ी में ही रात में यहीं पे सोए हो, तो ऐसी दिक्कत आ गई थी कहीं पे कि गाड़ी में ही सोए हो, तो सीट पे ऐसा कुछ एसेसरी लगाई थी कि जिससे सोने में कोई दिक्कत ना हो? क्योंकि हम भी सो रखे हैं गाड़ी पे, तो सीट पे ऐसे ही फोल्ड करके सोए हैं भाई। मैं तो कभी ना सोऊं इन गाड़ियों में, क्योंकि अभी देखो, अभी हम लोग जब कैंपिंग करने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ न कुछ एडवेंचरस तो करना पड़ेगा ना। अब हमें घर के जैसा फील तो गाड़ी में नहीं मिल सकता, बट क्या है कि थोड़ा सा अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे पास हमारा स्लीपिंग बैग था, हमने पूरा सीट को पीछे लंबा करके उसमें स्लीपिंग बैग बिछा लिया था और आराम से लेट गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी जब हम लोग दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो भाई वो अपने आप में ही एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि मैं उस टाइम पे सोया हुआ था, मैं बताऊं तो मैं मतलब सुबह पहली बात तो रात भर नींद नहीं आई, और सुबह जैसे ही उठे इतना खतरनाक हो गया था ना, तो मैं तो कभी आप लोग को नहीं बोलूँगा कि सीट पे ही सो जाना। हाँ, कुछ एसेसरीज हैं जैसे सीट के यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर पीछे की सीट जो है फोल्ड करके उसके बाद उस पर गद्दे वद्दे डाल के तब सो सकते हो, वो ठीक है, वो सही भी लगता है। बट उससे पहले ऐसे ही नॉर्मल सीटों में ही लेट जाना हो तो फिर ज़्यादा, अगर आप लोग कहीं रुकते हो फिर उसके बाद फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो या लंबा चलना पड़ता है आप लोग को तो उसके बाद फिर नहीं, ये मैं अपना ना करें। पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमने करी हुई हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप ये बताइए हमें कि इसका सीट का कंफर्टेबल कैसा है, क्योंकि सीट कुशनेबल आती हैं, इनमें अच्छा खासा फॉर्म लगा हुआ आता है कंपनी से, फाइबर सीट्स आती हैं, तो इसका कैसा लगा आपको कंफर्टेबल? देखो, सीटें कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने काफ़ी लंबे रन किए हुए हैं, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था। अभी हमारे यहाँ से सबसे दूर वैसे दिल्ली ही पड़ता है, तो मतलब मैंने एक दिन में 800-900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चला रखी है इजीली, तो मैं तो आराम से चला लेता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंफर्टेबल है सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये बताइए आप, क्योंकि ये एक्जेड मॉडल है, तो एक्जेड ऑप्शनल में तो इसमें टच स्क्रीन आती है 7 इंच की, तो इस पे इन्होंने हालांकि आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन लगा रखी है, तो बाकी बेसिक फीचर इसमें भी मिल जाते हैं और उस पर भी मिलते ही थे आपको। तो इस पे इसका म्यूजिक स्पीकर वगैरह ये कैसे लगे आपको, इनकी वॉइस आवाज़? साउंड क्वालिटी तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका रही साउंड क्वालिटी की बात, तो साउंड क्वालिटी में मेरे को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे भी मैं थोड़ा म्यूज़िक जो है लाइट ही पसंद करता हूँ, इतना हैवी म्यूज़िक बिल्कुल, कई लोग होते हैं ना बेस ट्यूब वगैरह लगा के इतना वो सुनते हैं, बट मेरे को वो इतना पसंद नहीं है। जो है नॉर्मल वो अच्छा है, कोई लेकिन वो भी बेस ट्यूब तो लगाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ गए हुए हैं और उन्होंने सामने सामने लगा रखा था, हमसे पूछते भी थे लगाए नहीं लगाए हैं, बट वो बेस ट्यूब लगा लेते हैं। उसमें बहुत कॉस्ट खर्च कर देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बेस ट्यूब जो है उनको कुछ 2-4 गाने के बाद वो भी बंद ही कर देते हैं। हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, उसको आप ज़्यादा देर नहीं सुन सकते हो आप उसको, क्योंकि वो अब बेस ट्यूब में वाइब्रेशंस ही इतनी ज़्यादा होती हैं, आदमी वैसे ही उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गाने सुनेगा, उसके बाद वो भी उसकी प्लग निकाल के बैठ जाएगा। हाँ, तो वही तो लंबे रन और वैसे नॉर्मल सुनने के लिए तो वैसे नॉर्मल म्यूजिक ही अच्छा है। अब इसका एसी वगैरह का थ्रो कैसा है इसका?
एसी जो है इसका बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, बढ़िया कूलिंग है उसकी, और मेरा तो एसी का यूज़ भी होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है एसी वगैरह। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ उस गाड़ी से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पे अगर कंपनी एसी ऑटो दे देती तो वो एंड मैनुअल पे कितना डिफरेंट लगता है आपको? क्योंकि कभी ड्राइव करते करते फॉग वगैरह जम जाता है मिरर वगैरह में, तो वहाँ पे ऑटो एंड मैनुअल कितना दिक्कत हाँ, आती अगर है आपको? ये एक फीचर कंपनी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देती तो वो अच्छा ही था, क्योंकि हमें वो कई बार क्या होता है ना, एकदम से इतनी ज़्यादा स्टीम जम जाती है शीशे में, वो हमें एडजस्ट करने तक वो सामने दिखता ही नहीं है बिल्कुल। और अगर ऑटोमेटिक है तो वो अपने अकॉर्डिंग ग्लास को क्लियर करते रहता है। तो जैसे कि ये पेट्रोल गाड़ी है तो 74 BH एंड 114 Nm का टॉर्क निकाल के देती है ये गाड़ी आपको। क्या ये गाड़ी पहाड़ों पे एंड हाईवे पे कंफर्टेबल है? क्योंकि ज़्यादा रेसिंग के लिए है नहीं, तो नॉर्मल 70-80 से ऊपर ले जाना वैसे ही नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हाईवे यहाँ पे बने ही नहीं है उस तरीके के, और उससे ज़्यादा फिर ले जाना अपने लिए रिस्क है। खुद के रिस्क में ले जा सकते हो फिर तो तुम कितना ही ले जाओ, क्योंकि इसमें स्पीड 200 के समथिंग दी हुई होती है। हर एक गाड़ियों में उतना चल नहीं पाती हैं गाड़ियाँ, ना उनको लेके जाना चाहिए। कंपनी देती है बट किसी वजह से उन उतना ले नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे इस पे पावर आपको फील हुई कम कि यार इस पे ना थोड़ा सा पावर और ज़्यादा होता तो अच्छा रहता करके, या फिर पेट्रोल की जगह डीजल लिया होता आपने कि उस पे 70 PS की पावर एंड 140 Nm का टॉर्क मिलता है? तो अगर पावर की बात अगर हम लोग करें तो अगर देखो जैसे कंपनी ने जो पावर दे रखी है वो तो बेस्ट है, मुझे तो ठीक लगती है। बट अगर एक्स्ट्रा पावर मिलती तो एक्स्ट्रा पावर में तो मज़ा ही है चलाने का, और जितनी ज़्यादा गाड़ी को पावर मिलेगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी और उतना तेज़ भागेगी। तो अब जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग सूटेबल था वो कंपनी ने दे रखी है। लेकिन भागने के हिसाब से फिर माइलेज पे भी अंतर आ जाता है। अभी कंपनी यार क्लेम करते हैं इस पे 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का, बट एक्चुअल में देती है ये पहाड़ों पे इतना नहीं, पहाड़ों पे जो मैंने एवरेज इसकी निकाली है वो 17-18 की एवरेज तो मैंने निकाल रखी है, और बाकी हाईवेज में अगर मैं करूँ तो मैंने 22-23 के अप्रोक्स इसकी एवरेज निकाल रखी है। तो अब हम इसके बाद इसमें आते हैं बूट स्पेस पे इसके, और ये इन्होंने एसेसरी पे कैमरा भी लगा रखा है, एंड बूट पे कुछ ऐसा स्पेस मिलता है। 242 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है, तो उस पर एक नॉर्मल से बैग आ सकते हैं, बट ज़्यादा हैवी ट्रॉली बैग वो सब कंफर्टेबल नहीं आ सकते। आएगा भी तो एक आ सकता है, उसके अलावा फिर उतना ज़्यादा स्पेस में बचता नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस पे स्पेस क्या सूटेबल है आपके लिए, या फिर क्योंकि कैंपिंग वगैरह आप लोग करते हो या फिर ऑफ रोडिंग में जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, तो वहाँ पे बूट स्पेस पे कितना ज़्यादा अंतर लगता है आपको, या इस पर कंपनी को थोड़ा सा एडजस्ट करके बूट स्पेस बढ़ाना चाहिए? अब नई गाड़ी में तो और ज़्यादा कम आता है। नहीं, इसका जो बूट स्पेस है ओवरऑल ठीक है। हम लोग मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया बूट स्पेस है। इससे ज़्यादा लगेज और कौन लेके जाता है? अगर हर किसी के पास अपना एक बैग है तो वो इसमें इजीली चले जाता है। ट्रॉली बैग 3 इसमें चले जाते हैं, बड़े वाले मीडियम साइज के, और लार्ज के साथ मीडियम एंड स्मॉल। उसके बाद चलते हैं हम, आइए उसके बाद चलते हैं हम इसके फ्यूल टैंक पे। फ्यूल टैंक में मिलता है इसमें आपको 35 लीटर का मिलता है। तो 35 लीटर इनके हिसाब से कंफर्टेबल है, क्योंकि ये पेट्रोल है तो एड वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, नहीं तो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो इसको करते हैं ऑफ, एंड इसके फ्यूल टैंक पे आप लगभग कितना चल पाते हो, कितने की रेंज निकाल देती है ये गाड़ी आपको। एंड उसके बाद क्या ये टैंक आपको सही लगता है, या फिर पेट्रोल पंप पे इतने आसानी से मिल नहीं पाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, सिटी वगैरह में ही होते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग ड्राइव के लिए या फिर पहाड़ों के हिसाब से कैसा लगा आपको इसका टैंक? नहीं, मेरे हिसाब से तो टैंक साइज जो है इसका सही है। 35 लीटर का इसका टैंक है, और एक बार फुल करने पे हम लोग 450-500 किलोमीटर आराम से चले जाते हैं। अब इनसे जानते हैं हम इसका गियर बॉक्स कितना स्मूथ काम करता है। गियर बॉक्स इसका स्टार्टिंग में जब मैं इसको ड्राइव करता था तो इतना मतलब गियर शिफ्टिंग इसकी स्मूथ थी, बट अभी थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट होता हूँ या फिर थर्ड से सेकंड में आता हूँ तो थोड़ा सा कहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि गियर हमारा फंस रहा है। बट हो सकता है कि मेरी गाड़ी का सर्विस का टाइम है, इसलिए भी मेरे को लग रहा हो, बट थोड़ा सा मेरे को आजकल लग रहा है गियर बॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। थोड़ी सी। मैं मतलब ये श्योर नहीं हूँ कि ये गाड़ी का ही फॉल्ट है, हो सकता है सर्विस का टाइम है तो इस वजह से भी शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। वो तो अब सर्विस के बाद ही मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊंगा। अब उसका मैं सुनाता हूँ इसमें आपको एग्जॉस्ट, इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ कैसी है करके।
तो चलो करते हैं अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड ऑनर्स मयंक गैतोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इन्होंने अपना रियल ऑनरशिप रिव्यू दिया। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको किसी और गाड़ी के बारे में जानना है या ऑनरशिप रिव्यू लेना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें DM कर सकते हो इंस्टा पे। तो चलो करते हैं अभी वीडियो को एंड।